विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखना, कहानी लिखना, कविता लिखना और विभिन्न पहलुओं को लिखना कैसे सीखें। आप लोग ये सर या हाँ हाँ भी कहते रहेंगे तब समझ में आएगा। सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँ, तो हम जब उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिखने का जो अभिप्रेरण क्षमता का विकास करते हैं तो उसमें हमारे लिए सबसे बड़ा कार्य क्या होता है कि हम जिस लयात्मक प्रक्रिया के द्वारा तुकबंदी मिलाकर या हम जिस उद्देश्य को, जिस बात को लिखते हैं उस बात को हम भली भांति समझते हुए उसको जिसके लिए लिखा जाता है उसको भी समझने के लिए हम प्रेरित करते हैं। जैसे जब हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, बच्चों को वर्ग में पढ़ाने के समय, सत्या बाबू, पढ़ाते समय बच्चों को उद्देश्यपरक कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हम जिन विषय वस्तु को बच्चों को बता रहे हैं वह विषय वस्तु बच्चे अच्छी तरह समझ रहे हैं और उसको समझकर उसको लिख लेना है। तो उद्देश्य परक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हम किसी टॉपिक को, किसी प्रकरण को जब बच्चों को लिखने के लिए कहते हैं तो उसका उद्देश्य वह टॉपिक होता है, उसके संदर्भित विभिन्न ज्ञानों को साझा करते हुए हम उसको लिखने के लिए कहते हैं और वह अपनी जानकारी को उस लिखने के माध्यम से बताता और समझाता है। जब हम उस परिस्थिति को अनुकूलता पूर्वक समझ लेते हैं, जान लेते हैं तथा बच्चों को समझा देते हैं तो बच्चे उसे लिखने में थोड़ा भी परहेज नहीं करते और आसानी से लिख देते हैं। आपको मैं कल भी बताया था कि जब हम किसी भी कहानी को या कविता को या पत्र को जब लिखते हैं तो हम जिस बात को लिखते हैं उस बात को अगला भाव सहित समझ लेता है, इसीलिए हम लिखते हैं। पत्र लिखना भी उसी प्रकार का एक कला है। जब पत्र लिखते हैं तो पत्र का तो सबसे बड़ा है कि पहले पत्र लिखा जाता था, अब तो उसको फ़ोन पर लोग बात करते हैं या और भी बाहर के लोगों को गए हुए को व्हाट्सएप और बाई फेस बात करना अब हो गया है, तो चिट्ठी की तो बात ही नहीं है। लेकिन आवेदन पत्र के रूप में विद्यालयों में, महाविद्यालयों में बच्चे अभी भी एप्लीकेशन जो लिखते हैं तो वह आवेदन पत्र लिखित रूप में होता है और उसमें जो तथ्य है, जिस तथ्य के लिए उसको आवेदन उन्होंने दिया है, उस तथ्य की पूर्ति, उस तथ्य का समावेश उसमें रखा रहता है और वह समावेशी तथ्य उसके एप्लीकेशन को, आवेदन को पूर्ण करता है। सबसे पहले हम आवेदन लिखते हैं तो उसमें या तो प्राचार्य महोदय हुआ या प्रधानाध्यापक महोदय हुआ। स्कूल, विद्यालय और महाविद्यालय के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन उस आवेदन पत्र को लिखते हुए बच्चे विषय लिखते हैं और वह जो विषय लिखते हैं उसमें विषय में संदर्भित वह बात, वह आंतरिक परिचेतना होती है जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह होता है
कि जिन विषय वस्तु को लिखने के लिए आप प्रेरित करते हैं वह विषय वस्तु उन सभी तथ्यों को जोड़कर समायोजन कर हम बताते हैं, या बच्चों को जो करने के लिए कहते हैं वे बच्चे भी तथ्यानुसार समायोजित होकर उस कार्य को करते हैं। इस चीज को आप लोग समझ रहे हो कि जब कोई कार्य करना हो तो उसके लिए भी हमें मौखिक के साथ साथ लिखित आंकड़ा प्रतिवेदन तैयार करना पड़ता है। प्रतिवेदन तैयार करना होता है, यानी मतलब यह है कि हम जिस जे बोला जाए, हाँ, तब जब अच्छा ठीक है, क्या है तुम्हारा लाइन? चांदनी, चांदनी बोल रही है। चांदनी, चांदनी हो 16 है, चलो ठीक है। बीच में नहीं बोलो, बीच में बोलते हो, रिकॉर्डिंग हो रहा है सब, हम अपने पूछेंगे। अब हम जब उस तथ्य को लिखने के लिए हम अपनी विधि व्यवस्था को जब उस टॉपिक, उस विषय के अनुरूप लाते हैं तो लिखते लिखते हमको उसके संदर्भित सभी बातों को, सभी तथ्यों को लिखने के लिए बाध्य होना पड़ता है जो उस तथ्य और जो उस प्रकरण से संबंधित होते हैं। अब यहाँ यह हम कह रहे हैं कि बाध्य होना पड़ता है, यानी हम उस तथ्य, उस विषय संबंधित प्रक्रियाओं को हम लेकर के बाध्य इसलिए होते हैं कि हम कभी कभी जिस विषय वस्तु के बारे में लिखते हैं या कहते हैं उस विषय वस्तु के सभी गुण को लिखते हैं, लेकिन किसी भी विषय वस्तु के गुण एवं दोष दोनों होते हैं। यह तो आप लोग समझ ही रहे हो कि जिसमें गुण होगा उसमें कुछ दोष भी होगा। पूर्ण रूप से कोई गुण होता नहीं है, तो कम ही दोष हो लेकिन गुण और दोष दोनों होते हैं। तो हम जिस प्रकरण, जिस बातों को हम लिखित रूप में प्रसार करते हैं उस बातों को, उन तथ्यों को, उन प्रक्रियाओं को लिखित रूप में करने के लिए हम उसके गुण को या केवल दोष को लिखते हैं। जो कि तथ्य युक्त हो, जो हमारे अनुकूल हो, उसका हम गुण लिखते हैं, और जो तथ्यहीन हो, हमारे प्रतिकूल हो, उसका केवल दोष लिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यह प्रत्येक विषय वस्तु में, प्रत्येक टॉपिक में, प्रत्येक बातों में कुछ न कुछ गुण होता है और कुछ न कुछ अवगुण होता है। तो गुणानुवाद, गुणानुबोधक और गुणानुशीलता का सबसे बड़ा प्रभाव हम उन विषय वस्तु से, उन तथ्यों से लगाते हैं जिसके बारे में हम लिखने के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं। अब यहाँ एक है जो हम किसी संदर्भित कहानी की व्याख्या करने के लिए उसको कहते हैं। जिस कहानी की व्याख्या करने के लिए, जिस कहानी को लिखने के लिए हम बच्चों को कहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वह कहानी बच्चा पहले से जान रहे हैं और उनको लिखने के लिए कहें तो उसमें वो उनके पास जितनी जानकारियां होती है उतनी जानकारी को उस कहानी के माध्यम से लिखित रूप में प्रकट करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस कहानी को वे जान रहे हैं, तथ्यात्मक
सभी पहलुओं को जान रहे हैं, लेकिन उसको उसकी जो अभिक्षमता है, उसकी जो विशेषता है, उसको बताने में वे सक्षम नहीं है, अक्षम है। क्योंकि कहानी को फूल जो जिसको कहते हैं जे पूरा तरीका से नहीं जानते हैं। अब जब पूरी बातों को नहीं जानते हैं तो उस तथ्य को, उस बातों को वह लिख नहीं सकते हैं। हाँ, अगर लिखेंगे भी तो वह आधा अधूरा ही रह जाए। तो इस बात को भी तो आप लोग समझ गए कि हम किसी तथ्य के माध्यम से, किसी लयात्मक शब्द के माध्यम से जो तुकबंदी सहित पत्र, कहानी और कविता विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखते हैं, तो उसमें हम केवल कहानी, पत्र, कविता तक ही सीमित नहीं रहते। हम उसके आगे तक, या उसके आगे तक मतलब आप समझ लो कि हम गीत भी लिख सकते हैं, हम अपनी विचार को भी लिख सकते हैं। लिखने के लिए है ना, तो हम विभिन्न उद्देश्यों के लिख रहे। अब कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिख रहे हैं, यानी लिखित रूप में आप अपनी जो भावना है, आंतरिक भावना है, उसे आप प्रकट कर रहे हैं। तो हम अपनी आंतरिक भावनाओं को जब प्रकट करते हैं तो हमारी आंतरिक भावना उन उद्देश्यों को, उन्मुख परक भावों को प्रभाव युक्त बनाकर हम उसे पढ़ने के लिए बाध्य होते हैं, समझने के लिए बाध्य होते हैं, और उसे उपयुक्त तरह से समझ भी लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिस विषय वस्तु को उपयुक्त रूप से समझते हैं, हो सकता है उस विषय वस्तु को हम लिखित रूप में नहीं समझा सकते। तो लिखित रूप में क्यों नहीं समझाते हैं, इसका मतलब सीधा है कि किसी की लेखन क्षमता कुछ कम होती है, जिसके कारण वे उन सभी तथ्यों को, सभी उद्देश्यों को, सभी विधाओं को समझ तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं, लेकिन लिखित रूप में वे सजा कर नहीं लिख सकते हैं। अगर लिखेंगे भी तो उनके लिखने में जो उनके अंदर का भाव है वह फिसल जाएगा, और जिस भाव को देखकर आप लिखना चाहते हैं वो भाव वो नहीं लिख पा सकते। अब उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिखना, भाषण भी लिखा जा सकता है, किसी के अनुकूल भी लिखा जा सकता है और किसी के प्रतिकूल भी लिखा जाता है। अनुकूल लिखना मतलब जो विषय वस्तु आप लिख रहे हो वह विषय वस्तु उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है जो उन पूरे समाज को, उन पूरे परिवार को, उन सभी लोगों को लाभप्रद होता है जो स्थिति और परिस्थिति उस समाज में, उस जगह पर आता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि उसके लिए भी मनुष्य अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है, और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह लिखित रूप में अपने से वरिष्ठतम लोगों को शिकायत करता है। बच्चों को उद्देश्यों के लिए लिखना, हम बच्चों को जब पाठ्य कक्षा में जब हम पढ़ाते हैं तो उस विषय वस्तु के प्रति उसे लिखने के लिए हम प्रेरित करते हैं कि इस विषय वस्तु के बारे में तुम लिख सकते हो। और जब उस विषय वस्तु के बारे में
हम लिखने के लिए, हम पढ़ने के लिए कहते हैं, तो वह विषय वस्तु हम व्यवहार परक, स्थिति परक, ज्ञान परक, उद्देश्य परक बनाते हुए उनके सभी क्षमताओं को, अभिविधाओं को प्राप्त करते हुए हम उसे लिखित रूप में प्रसार करते हैं। अब यूँ कर सकते हैं कि हम लिखित रूप में प्रचार प्रसार करते हैं। प्रचार प्रसार दो शब्द हो जाता है। पहला हो गया प्रचार, प्रसार। प्रचार क्या होता है इसको हम समझें। आप बड़े बड़े बैनर, पोस्टर आप बाजार में, मार्केट में जाते होंगे तो लगे हुए देखते हैं, तो वह लिख करके उस जगह पर वो अपना बैनर, अपना पोस्टर उस जगह इसलिए लगाता है क्योंकि वह बैनर, पोस्टर के माध्यम से, वह लिखित रूप से माध्यम से उस बातों को आप तक पहुंचाया जाए, ताकि उनके बातों को आप अपने अंदर गंभीरतापूर्वक लें। उसमें बहुत लोग गंभीरतापूर्वक लेता भी है, बहुत नहीं भी लेता है, लेकिन उन तथ्य, उन वाक्य, उन शब्द संरचनाओं को समझते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि हम जिस उद्देश्य के लिए, जिस प्रक्रिया के लिए और जिस ज्ञान के लिए इस विषय वस्तु को लिख रहे हैं, वह विषय वस्तु सार्थक होना चाहिए। लिखने की जो कला है वह तो पुरातन आ रही है, जिसको सांकेतिक रूप में भी लिखते हैं और लिखित रूप में तो लिखते ही हैं। तो एक है कि आप देख कर लिखते हो, दूसरा जो है आपके मन में जो प्रत्यस्मरण है उसको देख कर लिखते हो और सोच कर लिखते हो। मन में जो प्रत्यस्मरण है उसको सोच कर लिखते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना आप सोचते हो और ना आप समझते हो, आपको बगल वाला लिखा रहा है वही आप लिख रहे हो। अब वह गलती लिखा है तो भी सही है और सही लिखा है तो भी सही है। इसमें किंचित मात्र भी कमी नहीं है, नहीं वह जो ये कर रहा है वह गलत है और हम जो कर रहे हैं वह सही है। यह न कभी सोचना है और ना ही कभी सोचना चाहिए, क्योंकि व्यवहार परक स्थिति ही विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है और विभिन्न उद्देश्यों के लिए मनुष्य लिखता है और लिख करके उसे समझता है और समझकर पढ़ता है। तो जब वह उद्देश्य पूर्ण हो जाती है, जब उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, उसके बाद लेखन क्षमता का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ जाता है और वह अत्यंत अभिप्रेरित हो जाता है और उस अभिप्रेरण की संभावनाओं में मनुष्य उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जिस लक्ष्य तक वह पहले से पहुंचना चाहता है। इसका पूरा का पूरा कारण यह होता है कि मानवीय संरचनाओं का मुख्य आधार उन स्थिति, उन परिस्थिति, उन भावना, उन ज्ञान को क्या कहते हैं, सांचे पर रखकर, कसौटी पर रखकर और तब उसको खरा उतारा जाता है, ताकि ज्ञान की कसौटी पर यह खरा नहीं उतरेगा तो इससे भविष्य में हमें हानि होगी। हम उस विषय वस्तु को, उस स्थिति को समुन्नत ढंग से न समझ सकेंगे और न ही समझा सकेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखना, कहानी, कविता तथा एकांकी इत्यादि को लिखना और लिखकर समझना, इस टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा
और आगे भी आप लोगों को क्या पढ़ना है आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।